माइक चेक। हुँ? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो जैसा कि हम देख रहे थे, एनसीईआरटी की श्रृंखला में हमने एक चैप्टर चालू किया था कल, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम के बारे में हमने कई चीज़ें जानने की कोशिश की थी। इसमें हमने कहा था कि इकोसिस्टम के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। इसके अलावा हमने कहा था कि इकोसिस्टम के कुछ फंक्शंस भी होते हैं। जैसे कल हमने एक फंक्शन देखा था कि इसकी प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि इसमें ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है? अब प्रोडक्टिविटी के बाद मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो अदर फंक्शंस है, उसमें कहेंगे कि डिकम्पोज़िशन भी ऐड होता है क्योंकि इकोसिस्टम के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ फंगस होती हैं। ये क्या होता है कि ऑर्गेनिज़्म को डायरेक्ट कंज़्यूम नहीं कर सकते। ये पहले अपने कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं और केमिकल सीक्रेट करके उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर एब्ज़ॉर्ब करते हैं, ठीक है? तो फंगस में हमने देखा था कि ये डिकम्पोज़र कहलाएँगे क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को वापस क्योंकि जब ये उनका डाइजेशन कर देंगे तो कुछ ही मात्रा में इन्हेल करेंगे और 99% तो इनका ज़मीन पे ही रह जाएगा जो फूड इन्होंने डाइजेस्ट किया है और वो वापस किसमें हो जाएगा? सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसी को हम डिकम्पोज़िशन बोलेंगे। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड फीचर होगा बेटा, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इसमें हम सेकंड जो फंक्शन देख रहे थे, सेकंड फंक्शन जो देख रहे थे हम, वो था डिकम्पोज़िशन। देखिए कि डिकम्पोज़िशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स जो बॉडी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो कॉम्प्लेक्स मैटर की बनी होती है। उसको सिंपल मैटर में कन्वर्ट किया जाएगा, यही तो डाइजेशन होता है। तो देखिए डिकम्पोज़िशन में क्या होगा कि कॉम्प्लेक्स केमिकल जिसमें ऑर्गेनिक भी होंगे, इनऑर्गेनिक भी होंगे, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। इन्हें क्या किया जाएगा? बाय द यूज़ ऑफ एंजाइम, बाय द यूज़ ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इनका यूज़ करके सिंपल केमिकल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट इंटू सिंपल केमिकल्स। जैसे कि हम बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर में कौन हो रहा है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट देख लें हम, कार्बोहाइड्रेट एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट। तो ये बॉडी में मिलने वाले क्या हैं? सब कॉम्प्लेक्स मैटर होंगे और इनको तोड़कर किसमें तोड़ दिया जाएगा? इन्हें इन्हें सिंपल मैटर में, जैसे कि H2O प्लस CO2 प्लस O2 प्लस नाइट्रोजन। इस तरह से क्या होगा? सिंपल मैटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी को हम डिकम्पोजिशन कहेंगे। तो हम डिकम्पोजिशन की पूरी मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से डिकम्पोजिशन का मैकेनिज्म किया जाता है। तो नेक्स्ट जो होगा मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन, मैकेनिज्म ऑफ डिकम्पोजिशन। देखिए इसके मैकेनिज्म में 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कंप्लीट इन 5 स्टेप। और इन स्टेप्स में
जो पहली स्टेप होती है, वो होती है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन। तो सेकंड स्टेप होती है फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, वो होगी लीचिंग हो सकती है। थर्ड स्टेप जो होगी फ्रेगमेंटेशन होने के बाद, इसका किया जाएगा अब डिकम्पोज़िशन। डिकम्पोज़िशन होने के बाद जो डाइजेस्ट मैटर है, इसको ह्यूमस में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसे ह्यूमिसिफिकेशन कहेंगे। और ह्यूमस बनने के बाद इसका और ज़्यादा डिकम्पोज़िशन करना, ताकि ये मिनरल में कन्वर्ट हो जाए, इसे मिनरलाइज़ेशन कहेंगे। अब इन पाँचों स्टेप को हम स्टेप वाइज़ देखेंगे कि किस तरह से ये स्टेप्स कंप्लीट होती हैं बेटा। मान लीजिए, देखिए डिकम्पोज़िशन डेड ऑर्गेनिक मैटर का होता है, तो पहले अपन एक प्लांट बनाएँगे यहाँ पर, ठीक है? हम क्या देखेंगे कि कुछ पत्तियाँ गिर जाएँगी, डेड हो जाएँगी, ठीक है? तो बताइए, अगर ये पेड़ से अलग हो गई है, तो अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर कहलाएगी, क्योंकि ये मर चुकी है। इसे क्या कहेंगे हम? डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे शॉर्ट में हम डोम भी कहते हैं, ठीक है? अब इस पत्ती के मरने के बाद क्या फंगस और माइक्रोब्स इसको डायरेक्ट डाइजेस्ट कर सकती हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, ये डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं होगी। इसको पहले छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट किया जाएगा, इसके फ्रेगमेंट किए जाएँगे, ताकि फंगस और बैक्टीरिया इसको ईज़िली डाइजेस्ट कर सकें। देखिए, छोटे-छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने पर इनका क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने पर इनके जो डाइजेस्टिव एंजाइम है माइक्रोब्स के, वो ईज़िली इन पे वर्क कर पाएँगे और इनका डिकम्पोज़िशन हो पाएगा। तो देखिए क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप होगी बेटा, उसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। इस फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म में हम डेट्रीवोरस का यूज़ करते हैं, क्योंकि डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाने वालों को हम डेट्रीवोरस बोलते हैं, बाय डेट्रीवोरस। अब इस डेट्रीवोरस में एग्ज़ाम्पल कौन-कौन आते हैं? जैसे कि अर्थवर्म। अर्थवर्म कभी डिकम्पोज़िशन नहीं करता, वो फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है? तो इसमें कौन आ जाएगा, हमारा अर्थवर्म आ जाएगा, एंड कुछ इंसेक्ट आ जाएँगे, ठीक है? अब ये इसको एज़ अ फूड लेंगे और एज़ अ फीकल मैटर के रूप में निकालेंगे। जब ये एज़ अ फूड अपने माउथ से इनको इन्हेल करेंगे और जब इनके इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन होगा, तो डाइजेशन पूरे मैटर का नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे के सारे मिनरल्स को डाइजेस्ट कर पाना इनकी कैपेसिटी नहीं होती है। तो ये कुछ मात्रा में इसका डिकम्पोज़िशन कर देंगे या फिर इसको तोड़ देंगे, बाकी को खुद ले लेंगे और टुकड़ों के रूप में अनडाइजेस्टेड फूड को फीकल मैटर में निकाल देंगे। ठीक है ना? तो इसके जो फीकल मैटर में क्या होगा, इसके पत्तियों के टुकड़े मिलेंगे हमें, फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। ठीक है ना? तो क्या कर दिया है अब इसके फीकल मैटर में, ये अर्थवर्म था बेटा। इस अर्थवर्म ने जब इस लीफ को खाया, तो इस लीफ के अब मेरे को क्या मिलते हैं बेटा? टुकड़े मिलेंगे। ठीक है? अब इस लीफ के क्या मिलेंगे मेरे को? टुकड़े मिलेंगे। जब इसके ठीक है?
ये हो गया फ्रेगमेंटेशन। ठीक है? तो ये हो गया है क्या? फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े मिल गए हैं। अब क्या होगा यदि किसी कारण से हम क्या देखेंगे कि कुछ मात्रा में सुपरफिशियल जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ये इसके साथ मिला होगा, जिसे बोलेंगे हम सुपरफिशियल। इस पत्ती से क्या निकल के आया? सुपरफिशियल इनऑर्गेनिक मैटर, सुपरफिशियल इनऑर्गेनिक मैटर, जो कहाँ है? इस पत्तियों के साथ मिला हुआ है। अब मान लीजिए गलती से बारिश हो जाए, अगर बारिश हुई तो हम क्या देखेंगे? ये सुपरफिशियल इनऑर्गेनिक मैटर बारिश के पानी के साथ, ये जमीन है, ये सुपरफिशियल ऑर्गेनिक मैटर बारिश के पानी के साथ जमीन के नीचे चला जाएगा। इनऑर्गेनिक मैटर क्या आ गया है? जमीन के नीचे आ गया है। ठीक है? तो क्या बोलेंगे हम? इनऑर्गेनिक मैटर गोज डाउन साइड, टू अर्थ विद रेन वाटर। और ये जो इनऑर्गेनिक मैटर था, जो अगले ऑर्गेनिज्म को मिलना चाहिए था, वो अब नहीं मिलेगा। ये पूरे इकोसिस्टम से ही गायब हो जाएगा, क्योंकि दोबारा अभी किसी ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल नहीं होगा। जमीन के नीचे जाके इनऑर्गेनिक मैटर को कौन लेगा? कोई थोड़ी ना लेगा। पानी के साथ नीचे चला गया है तो। ठीक है ना? विद रेन वाटर विच अनअवेलेबल फॉर, विच अनअवेलेबल फॉर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बाहर चला गया है। और इस पूरी प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे? इस पूरी प्रोसेस को ही हम लीचिंग कहेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इस सेकंड प्रोसेस हो गई है हमारी, सेकंड प्रोसेस, जिसे क्या कहा जाएगा? इसे लीचिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो हमने फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप देख लिए कि किस तरह से फ्रेगमेंटेशन और किस तरह से लीचिंग होती है। अब बेटा हम अगली स्टेप देखने वाले हैं। इस स्टेप पे हम ह्यूमिसिफिकेशन करेंगे। तो बताइए, ये जो आपको डाइजेस्टेड मैटर या फ्रेगमेंटेड मैटर दिखाई दे रहा है, ये फ्रेगमेंटेड मैटर है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है? अब इसका क्या करेंगे हम? अब माइक्रोब्स जो होंगे, फंगस और बैक्टीरिया, इस पर अपना डाइजेस्टिव एंजाइम स्प्रेड करेंगे। तो ये कुछ बैक्टीरिया और फंगस हैं। ठीक है? ये अपने डाइजेस्टिव एंजाइम किसके उस पर, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा? इस मैटर का डाइजेशन हो जाएगा या फिर कैटाबोलिज्म हो जाएगा। ठीक है? तो इसे क्या कहेंगे हम? डाइजेशन या फिर कैटाबोलिज्म।
बाय माइक्रोब्स, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएँगे। और बेटा इसी प्रोसेस को हम डिकम्पोज़िशन कहते हैं, डिकम्पोज़िशन कहते हैं। जो कौन-सी स्टेप है बेटा? तीसरी स्टेप होती है। अब इस थर्ड स्टेप के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएँगे, जिसमें हम जो पदार्थ मिला है, डिकम्पोज़िट मैटर जो मिला है हमें क्या मिल गया बेटा? डिकम्पोज़िट मैटर मिल गया है, बिल्कुल डिकम्पोज़िशन हो चुका है इसका, ठीक है? ठीक हो गया डिकम्पोज़ मैटर, डिकम्पोज़ मैटर। अब इस मैटर पर कुछ बैक्टीरिया और ज़्यादा वर्क करेंगे और इसको और ज़्यादा डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे और इतना डाइजेस्ट कर देंगे कि ये मिट्टी में मिल जाएगा। इसका सब कुछ क्या मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। और हम जानते हैं कि सोइल की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है, जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। इसी की वजह से सोइल की फर्टिलिटी होती है। अगर उस ऑर्गेनिक मैटर को हटा दिया जाए तो सोइल इनफर्टाइल हो जाएगी, ठीक है? तो बात करेंगे जो अगली स्टेप होगी उसे हम ह्यूमिसिफिकेशन कहेंगे, जो ह्यूमिसिफिकेशन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगी बेटा, वो ह्यूमिसिफिकेशन होगा, ह्यूमिसिफिकेशन, ठीक है? जिससे ये जो मैटर है, एक ब्लैक कलर के मैटर के रूप में बदल जाएगा, जो किसमें मिल जाएगा बेटा? मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में, ठीक है? और इस ब्लैक कलर के मैटर को हम ह्यूमस कहेंगे। ये जो ब्लैक एमॉर्फस माइक्रोब्स रेजिस्टेंट मैटर जो हमें मिला है, इसी को हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं, नॉन एज ह्यूमस, ठीक है? और ये जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, नीड फॉर सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है? तो मतलब ह्यूमस का बनना क्या कहलाएगा बेटा? ये ह्यूमस है। और ह्यूमस का बनना क्या कहलाएगा? ह्यूमसिफिकेशन कहलाएगा, जो हमारी फोर्थ स्टेप होती है। तो हमारी फोर्थ स्टेप क्या हो गई बेटा? ह्यूमसिफिकेशन, ठीक है? जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख ली है, ह्यूमसिफिकेशन, ठीक है ना? तो ह्यूमसिफिकेशन होने के बाद जो ह्यूमस बना है, इसके ऊपर अब माइक्रोब्स वर्क नहीं कर सकते। छोटे-मोटे माइक्रोब्स इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन कुछ इतने पावरफुल बैक्टीरिया होते हैं कि इस ह्यूमस का भी डाइजेशन कर देंगे। और जब ह्यूमस का डाइजेशन होगा, तो ये इतने छोटे-छोटे मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाएगा कि वाटर में भी सोल्यूबल हो जाएँगे अब मिनरल्स। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम मिनरलाइज़ेशन करते हैं। और जो 5वीं प्रोसेस होती है, इसमें सबसे स्लो प्रोसेस होती है, जिसे हम मिनरलाइज़ेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो हमें क्या मिल गया मिट्टी पर, सॉइल पर हमें क्या मिला? ह्यूमस मिल गया है, ब्लैक एमॉर्फस कोलोइडल मैटर, जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं, ठीक है? सम बैक्टीरिया इसको भी डाइजेस्ट करने में
कैपेबल होते हैं, सम बैक्टीरिया डाइजेस्ट दिस ह्यूमस वेरी स्लो रेट। और जिससे क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड कन्वर्ट इनटू वेरी स्मॉल वाटर soluble वाटर soluble इनऑर्गेनिक मैटर। और इसी प्रोसेस को बेटा हम पांचवी प्रोसेस कहेंगे, जिसे हम मिनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब जाकर हमारा डिकम्पोजिशन कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो बेटा अब ये डिकम्पोजिशन हमारा हो गया है। डिकम्पोजिशन के बाद हम देखेंगे कि डिकम्पोजिशन को कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट पहुंचाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। तो देखिए, बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, अगर किसी चीज़ को डाइजेस्ट करना है, तो जैसे हमारे दाँत नहीं है मान लीजिए, तो हम सॉफ्ट चीज़ को जल्दी खा लेंगे, जल्दी डाइजेस्ट कर लेंगे, जबकि हार्ड चीज़ को हम डाइजेस्ट करने में समय लगेगा, टाइम लगेगा, ये तो आपको ही पता है। तो इसी तरह से जब डेड बॉडी होती है, प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ टिश्यू सॉफ्ट होता है और कुछ टिश्यू हार्ड होगा। तो हम देखेंगे कि सॉफ्ट टिश्यूज़ जल्दी डाइजेस्ट हो जाएँगे और हार्ड टिश्यू बहुत लेट डाइजेस्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कोई डेड बॉडी है, उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है, तो कुछ सालों बाद जब उसको निकाला जाएगा तो उसमें हमें केवल बोन्स दिखेंगी, टीथ दिखेंगे। मतलब वो क्या है, हार्ड मैटर है। तो हार्ड मैटर लेट डाइजेस्ट होगा और सॉफ्ट मैटर जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो पहला जो फैक्टर है, वो क्या होगा? वो डिपेंड करेगा केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस, ठीक है? जो पहला होगा वो क्या होगा? केमिकल नेचर ऑफ डेट्राइटस। देखिए, हमें पता है जो केमिकल नेचर होगा वो क्या होगा? सॉफ्ट होगा कुछ, सॉफ्ट टिश्यू, और एक क्या होगा? हार्ड टिश्यू, ठीक है? तो इसमें से जो सॉफ्ट टिश्यू होगा वो डाइजेस्ट फास्ट, डाइजेस्ट फास्ट, और जो हार्ड टिश्यू होगा वो डिकम्पोज स्लो, डायरेक्ट बोल सकते हैं, डाइजेस्ट या डिकम्पोज एक ही बात है, डिकम्पोज स्लो, ठीक है? एग्जाम्पल में देख लीजिए डाइ सॉफ्ट टिश्यू के, जैसे कि लीफ होंगी, वो क्या होंगी बेटा? लीफ हो गई है, ठीक है? ये सॉफ्ट टिश्यू हो गया है। जैसे शुगर हो गई है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, कार्बोहाइड्रेट, ये सॉफ्ट टिश्यू है। हार्ड टिश्यू में देख लें तो लिग्निन और सुबेरिन्स के बने हुए कुछ मैटर हैं जो प्लांट पे होते हैं, जैसे जाइलम बेसल वगैरह पे लिग्निन जमा होता है। और इसके बात करें हम, जो स्टेम होगा उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है जो काफ़ी हार्ड होता है, उसका डाइजेशन भी काफ़ी स्लो रेट से होगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल में बात करेंगे इसमें, जैसे कि स्टेम हो गया है और लिग्निन हो गया है,
ठीक है? सुबेरिन हो गया है। ये कुछ ऐसे हार्ड मैटर हैं, प्लांट के हार्ड मैटर, इनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है? तो हमने देखा कि किस तरह से फैक्टर अफ़ेक्ट करते हैं। इसके अलावा 1-2 फैक्टर्स और हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। सेकंड, अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, जब डाइजेशन होता है या फिर डिकम्पोज़िशन होता है, उस समय बैक्टीरिया और फंगस को कुछ ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है। तो हम बैक्टीरिया और फंगस को जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, और उतनी जल्दी स्पीड से क्या होगा, डाइजेशन होगा। ठीक है? तो इसमें क्या हो गया है, इफ ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी फॉर डिकम्पोज़र्स डिकम्पोज़र अवेलेबिलिटी क्या है बेटा ऑक्सीजन की, ज़्यादा है, तो क्या होगा? देन डिकम्पोज़िशन रेट वो भी क्या हो जाएगी बेटा? ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है? जैसे कि हम कहेंगे डिकम्पोज़िशन रेट एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, वहाँ पर क्या होता है कि पानी के अंदर बहुत ही कम ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए वहाँ पे स्लो डिकम्पोज़िशन होता है। ऐसे ही बात करें ज़मीन के नीचे, अगर आप कुछ ज़्यादा ही गहराई में चीज़ों को गाड़ दोगे, तो वहाँ पर भी डिकम्पोज़िशन रेट स्लो हो जाएगा। तो मतलब ज़मीन पे अगर कोई चीज़ पड़ी हुई है हवा में, तो वो जल्दी डिकम्पोज़िस होगी, ठीक है ना? तो इस तरह से इफ़ेक्ट करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी डिकम्पोज़िशन पर, ठीक है? दूसरी बात, यहीं पे लिख लेते हैं, इफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो इन एनवायरनमेंट, क्या होगा? डिकम्पोज़िशन रेट फ़ास्ट हो जाएगी। देन डिकम्पोज़िशन रेट फ़ास्ट। देखिए, गीली जगह पर फंगस ज़्यादा ग्रो करती है, जैसे हमारे हाथ हैं, तो हमारी बॉडी में उस जगह पर फंगस जल्दी ग्रो करेगी जिस जगह पर गीले रहते हैं हाथ पैर, जैसे हमारे हाथों के बीच में या हमें आर्म पिट पर फंगस जल्दी ग्रो कर जाएगी, रिंग वर्म्स हो जाती हैं। तो फंगस हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा मॉइस्चर वाला इलाका, यहाँ पे नमी होती है, उस जगह पर जल्दी फंगस ग्रो करती है। जैसे हमारा अचार है, तो वो थोड़ा गीला होता है ना, मॉइस्चर होता है, तो उस पर देखो, अगर वो ऊपर आ जाए और उसके अंदर ना रहे, ऑयल के अंदर ना रहे, तो उस पे क्या लग जाती है? फंगस लग जाती है। ठीक है ना? तो ऑयल के अंदर तो क्या है कि ऑक्सीजन नहीं होती है, इस वजह से फंगस नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही वो ऑयल के बाहर आएगा, तो ऑक्सीजन मिल जाएगी और ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, तो क्या होगा? उसपे डिकम्पोज़िशन हो जाएगा उसका, क्योंकि उसपे फंगस लग जाएगी। तो बताइए, अगर अर्थ पे बात करें, टेरेस्ट्रियल पर या फिर वाटर इकोसिस्टम पर, कहाँ पर डिकम्पोज़िशन रेट ज़्यादा होगी? तो हम कह सकते हैं कि पानी की तुलना पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाटर इकोसिस्टम की तुलना में। तो हम कहेंगे कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डिकम्पोज़िशन रेट ज़्यादा फ़ास्ट होती है। तो इससे हम कह सकते हैं टेम्परेचर वाले पॉइंट से, क्या मतलब निकलेगा इसका? डिकम्पोज़िशन रेट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर ज़्यादा होगी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ज़्यादा देखने को मिलेगी। किसकी तुलना में? एक्वाटिक इकोसिस्टम की तुलना में। एक्वाटिक इकोसिस्टम की तुलना में।
क्यों? क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर ऑफ टेरेस्ट्रियल, ज़मीन का जो टेम्परेचर है वो पानी की तुलना में ज़्यादा होता है। टेम्परेचर ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज़ मोर देन वाटर इकोसिस्टम। वाटर इकोसिस्टम। इसलिए क्या कहेंगे हम कि जल्दी डिकम्पोज़िशन हो जाएगा, ज़मीन पे पड़ी हुई चीज़ का जल्दी डिकम्पोज़िशन हो जाएगा, पानी की तुलना में पड़ी हुई चीज़ों का। ठीक है? तो ये हमारे फैक्टर्स कंप्लीट होते हैं कि डिकम्पोज़िशन के रेट को कौन-कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है? देख लीजिए इसे। ठीक है? तो ये हमारा एक फैक्टर कंप्लीट हो गया है, फंक्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, वो बात करेंगे एनर्जी फ्लो के लिए। थर्ड फंक्शन, थर्ड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इसमें कौन आ जाएगा बेटा? इसमें बात करेंगे हम एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो। देखिए, हर ऑर्गेनिज़्म को अपनी दैनिक जीवनचर्या कंप्लीट करने के लिए, दैनिक लाइफ कंप्लीट करने के लिए एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं पल के भी झपका रहा हूँ या फिर चल रहा हूँ, तो बताइए क्या खर्च होगा मेरे मस्कुलर वर्क में? एटीपी खर्च होंगे। प्लांट भी जैसे मतलब पानी नीचे से ऊपर लेके जा रहे हैं, तो उन्हें क्या खर्च करना पड़ रहा है? एटीपी खर्च करने पड़ रहे हैं। एटीपी हमारे शरीर की एनर्जी होती है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। जैसे ही हम फॉस्फेट बॉन्ड तोड़ते हैं, तो उससे क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है? तो ये जो एनर्जी है हम किससे लेंगे? आज मेरे माइटोकॉन्ड्रिया ने एटीपी बनाए हैं, वो एटीपी कैसे बनाए हैं? ग्लूकोज़ को तोड़कर, उसका रेस्पिरेशन करके, ग्लूकोज़ के जो कार्बन-कार्बन बॉन्ड हैं, उनको तोड़ा जाएगा, उससे जो एनर्जी निकलेगी उसको एटीपी में कन्वर्ट करेंगे मेरे माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये ग्लूकोज़ मैंने लिया किससे है? तो ये ग्लूकोज़ देखो एनर्जी का फ्लो चल रहा है, मेरे पास कहाँ से आया है? मैंने किसी और से लिया है, मैंने किससे लिया है? प्लांट से लिया है बेटा। प्लांट से मैंने ग्लूकोज़ लिया है, जो मैंने फूड लिया, चपाती खाई है मैंने, जो आज सब्ज़ी खाई है, वो क्या है बेटा? प्लांट के हैं, गेहूँ वगैरह सब क्या प्लांट ही हैं, उनसे मैंने ग्लूकोज़ लिया है। तो फिर ग्लूकोज़ ये प्लांट के पास आया कहाँ से? उनके पास भी कहीं से आया होगा। बेटा उन्होंने वो सनलाइट से लिया, सन की लाइट को उन्होंने फोटोसिंथेसिस करके अपने क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? कार्बन है CO2 की फ़ॉर्म में और ज़मीन से क्या लिया उन्होंने वाटर लिया, उसको मिक्स कर दिया है। इसके लिए उन्हें एनर्जी की ज़रूरत पड़ी जो उन्होंने किससे ली? सनलाइट से ली है और जो सनलाइट की लाइट वाली एनर्जी है, फोटो एनर्जी है, इसको उन्होंने केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज़ में कन्वर्ट कर दिया है। उस एनर्जी को मैंने ले लिया है, तो बताओ सन की लाइट का क्या हो रहा है यहाँ पे फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? फ्लो। और मुझे अगर शेर खा लेगा तो वो ग्लूकोज़ जो प्लांट ने कन्वर्ट किया था उस एनर्जी को कौन ले लेगा? शेर ले लेगा। इस तरह से क्या देख रहे हैं हम कि इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है? तो जो एनर्जी का फ्लो है, इसके लिए कोई ना कोई एनर्जी सोर्स भी चाहिए और इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी का सोर्स एकमात्र है। देखिए प्लांट भी एनर्जी किससे ले रहे हैं? सन से और सन को कोई एनर्जी नहीं दे रहा है। तो इकोसिस्टम का अल्टीमेट सोर्स ओनली एकमात्र सोर्स कौन हो रहा है बेटा? सनलाइट हो रही है। ठीक है? इसमें बात करें अपन सनलाइट इज़ ओनली सोर्स ऑफ इकोसिस्टम एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एकमात्र जो सोर्स है इकोसिस्टम का, वो कौन है बेटा? सनलाइट होती है। अब सनलाइट में भी बात करें तो इसका भी अपवाद है। हम क्या देखेंगे? कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर इस दुनिया में आया ना तो सल्फर बैक्टीरिया आए हैं। फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया से पहले भी सल्फर बैक्टीरिया आए हैं। जब तो उन्होंने क्या किया था? फोटोसिंथेसिस किया था। बट उन्होंने क्या किया था? सल्फर H2SO4 का यूज़ किया था, मतलब कि एसिड का यूज़ किया था। उन्होंने सनलाइट का यूज़ नहीं किया था। इसके अलावा भी जो कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वो गर्म पानी के झरनों में रहते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है? और वो कुछ पानी की गहराई में मिलते हैं वो। तो डीप
थर्मल वेंट्स हैं, गहरे पानी के झरने हैं जो बिल्कुल गर्म रहते हैं, हॉट स्प्रिंग वेंट्स बोलते हैं इन्हें। वहाँ पर जो एनर्जी मिल रही है ना सल्फर बैक्टीरिया को, वो गर्म पानी से मिल रही है, ना कि हीट से, गर्म पानी की हीट से मिल रही है, ना कि सनलाइट से। तो इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, एक्सेप्शन हॉट थर्मल वाटर वेंट्स, ठीक है? ये इसका एक्सेप्शन होते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है, वो हीट से मिलेगी, ठीक है ना? और वो पानी गर्म कैसे हो रहा है? क्या नीचे जो लावा वगैरह होता है ना, तो लावा के कॉन्टैक्ट में जब वाटर आ जाता है, तो वो उबलता है वहाँ पर, उबलता रहता है। उत्तराखंड में जब आप जाओगे, तो उत्तराखंड में आप जैसे केदारनाथ वाले इलाके में जाओगे, तो आपको कुछ गर्म पानी के झरने दिखाई देंगे, ठीक है? तो वहाँ आप समझ जाओगे। तो वो अपवाद है, वहाँ पे केवल सनलाइट यूज़ नहीं हो रही है। इसके अलावा और क्या है? हम एनर्जी सनलाइट से ले तो रहे हैं, लेकिन कितनी एनर्जी ले रहे हैं? सनलाइट जो एनर्जी देती है बेटा, इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड किया गया है, सन एनर्जी। तो बात करें अपन सन एनर्जी की, ठीक है? ये हमारा सन है और ये लाइट प्रोवाइड करा रहा है बेटा, ठीक है? ठीक है? कंटिन्यू लाइट प्रोवाइड करा रहा है। किससे प्रोवाइड करा रहा है? प्लांट्स को प्रोवाइड करा रहा है। और साइड में कौन खड़ा है बता? मैं हूँ इसके साइड में, और ये मेरा दोस्त है, ठीक है? तो देखो, जो सनलाइट आ रही है इकोसिस्टम में, क्या ये पूरी सनलाइट हमारे काम की है क्या? तो देखो, सनलाइट में केवल और केवल 50% ही यूज़ करने लायक होता है। तो ये टोटल एनर्जी आई, पहली बात तो। इस 100% एनर्जी को हम क्या कहेंगे? आईएसआर कहेंगे। जो फर्स्ट हमने डिवाइडेशन किया सनलाइट का, वो होता है आईएसआर। ये 100% है। टोटल इंसिडेंट सनलाइट या फिर रेडिएशन ऑफ सन, ऑफ सन, ठीक है? लेकिन इसमें सारी की सारी लाइट फोटोसिंथेसिस करने के योग्य नहीं है। इसमें हम केवल जो एनर्जी हमें आँखों से दिखाई दे रही है, जो एनर्जी हमें आँखों से दिखाई देगी, उसे बोलते हैं हम विबग्योर, विबग्योर। इसे हम विजिबल लाइट भी बोलते हैं बेटा, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। और सिर्फ़ ये जो लाइट है, इसी का यूज़ कर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। बाकी क्या है फिर? बाकी हमारे काम की नहीं है लाइट, बाकी लाइट हमारे काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यूवी लाइट है, कुछ गामा लाइट है, कुछ अलग-अलग किस्म की लाइट हैं। अदर क्या है, जैसे कुछ यूवी लाइट है, यूवी लाइट, और कुछ क्या है, इंफ्रारेड लाइट। इस तरह से कुछ जो लाइट है बिना काम किए, टोटल जो लाइट आई है, वही लाइट हमारे काम की है जो विजिबल है। और ये पूरी टोटल आईएसआर का कितना होता है बेटा? 50% होता है, ठीक है? इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो फोटोसिंथेसिस में काम आने लायक लाइट है, इसे हम बोलते हैं पार, पार। पार का क्या मतलब होता है? फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन।
फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ठीक है? जो आईएसआर का कितना होता है? व्हिच व्हिच इज़ 50% ऑफ आईएसआर और 50% हमारे काम का नहीं है। तो बेटा ये लाइट आई और इस लाइट का 50% का ये लाइट आ रही है 50% लाइट, ठीक है? तो मुझे बताइए ये 50% लाइट जो काम की है, क्या ये भी प्लांट को नसीब हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, क्योंकि कुछ मेरे सिर पे गिर गई है और जो मेरे सिर पे गिरी उसका मैंने फोटोसिंथेसिस में थोड़ी ना यूज़ कर लिया है। मेरे पास क्लोरोफिल थोड़ी ना है, ठीक है ना? क्लोरोफिल तो किसके पास है? क्लोरोप्लास्ट तो किसके पास है? प्लांट के पास है। तो जो 50% लाइट भी ये भी वेस्ट हो जाएगी बहुत सारी। हम बात करेंगे केवल इस पार का 2 से 10% ही किस पे गिरता है? प्लांट्स पर गिरता है। बाकी रोड पे गिरेगा, आपके घर पे गिरेगा, आपके सिर पे गिरेगा। उससे तो थोड़ी ना फोटोसिंथेसिस होगा। तो कहेंगे कि पार का केवल 2 से 10% लाइट ही प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो तीसरा जो लाइट है वो यूजेबल लाइट होगी, ठीक है? तो तीसरी लाइट को अपन कहाँ लिखें बेटा? यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड। तो हम बात करेंगे, ये जो लाइट है, जो पेड़ पे गिरी है, ओनली 2 टू 10% light of far are absorbed by plants, ठीक है? तो प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में कितनी लाइट का यूज़ किया गया है? केवल 2 से 10% लाइट का यूज़ किया गया है। तो ये जो क्या होता है हमारा लाइट है जो यूज़ करने लायक होती है, ठीक है? तो ये हमने देखा। अब इसके बाद बात करें कि जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, वो किस कैसे होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले इसको देख लीजिए आप। कुछ रूल्स फॉलो होंगे जो एनर्जी फ्लो में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है? तो देखें, लिखें उसके बारे में। रूल्स ऑफ, तो हम बात करेंगे कि लाइट क्या है? एनर्जी है एक, और एनर्जी फ्लो हो रही है इकोसिस्टम के अंदर। तो जब एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी का फ्लो होना हम केमिस्ट्री और फिजिक्स के एक चैप्टर में पढ़ते हैं। थर्मो का ट्रांसफर होना, थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में कुछ रूल्स हम पढ़ते हैं, ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। तो यहाँ भी एनर्जी फ्लो हो रही है, तो यहाँ भी क्या होगा? थर्मोडायनामिक्स के रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है ना? तो लिखेंगे इसमें इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो फॉलो द रूल ऑफ द रूल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मो, ठीक है? थर्मोडायनामिक्स के कौन से रूल इसने फॉलो कर दिए हैं? एक तो फर्स्ट लॉ होता है बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? कौन सा रूल इसने फॉलो कर लिया है? देखिए हम कहते हैं कि एनर्जी नष्ट नहीं होती, इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। आप एनर्जी को केवल ना एनर्जी को बना सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। आप केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इकोसिस्टम में जब एनर्जी फ्लो होती है तो हम क्या देखेंगे कि जो एनर्जी है वो एक रूप से दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। जैसे देख लो, प्लांट ने एनर्जी डाली, देख लेते हैं हम। इकोसिस्टम
convert energy forms. ये थर्मोडायनामिक्स का रूल कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, फर्स्ट लॉ कहता है। सही कहता है क्या देख लेते हैं हम। जैसे मान लीजिए ये प्लांट है हमारा, अच्छा-सा, सनलाइट आई, वही हमारा प्यारा सन, ठीक है? सनलाइट आई, तो बताओ फोटो एनर्जी आई थी, आई क्या थी? फोटो एनर्जी। सन प्रोवाइड फोटो एनर्जी, सन प्रोवाइड फोटो एनर्जी, फोटो एनर्जी। तो ये जो फोटो एनर्जी सन को प्लांट को मिली है सन से, इसको प्लांट क्या करेगा? बाय फोटोसिंथेसिस इसे केमिकल एनर्जी यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। दिस एनर्जी कन्वर्ट बाय प्लांट्स इनटू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया बेटा। उस ग्लूकोज को कौन ले लेंगे? अब हर्बीवोरस ले लेंगे। देखो एनर्जी फ्लो हो रहा है, इसे कौन ले लेगा? कंज्यूम बाय हर्बीवोरस, व्हिच कंज्यूम बाय हर्बीवोरस, जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, शाकाहारी जानवर उन्हें बोलते हैं। व्हिच कंज्यूम बाय हर्बीवोरस, ठीक है? ये एनर्जी का यूज़ कर लिया है। तो इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो फ्लो हो रहा है, इसमें रूल्स फॉलो किया जा रहा है किसका? थर्मोडायनामिक्स का। अब जो थर्मोडायनामिक्स का सेकंड रूल होगा बेटा, इसको हम देखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मो देखो ये क्या कहता है कि जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, तो कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाती है, रिलीज़ हो जाती है। इसे हम एंट्रोपी के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो क्या इकोसिस्टम में भी 100% एनर्जी ट्रांसफर होगी? क्या इकोसिस्टम में भी एनर्जी का लॉस हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? इसको हम देखेंगे। क्या कहता है थर्मोडायनामिक्स का रूल? सम एनर्जी लॉस इन एनवायरनमेंट बाय हीट के रूप में निकल जाएगी। और इसको क्या बोलते हैं जो एनर्जी लॉस हुआ है? नोन एज एंट्रोपी। तो ये बात सच है बेटा। हम क्या कहते हैं कि जब मान लीजिए प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर के पास जितनी भी एनर्जी है, 100% एनर्जी है, 100% एनर्जी है, तो ये केवल और केवल 10% ही आगे ट्रांसफर करेगा। बाकी 90% क्या होगा? एनवायरनमेंट में चली जाएगी या खुद के द्वारा माइनस हो जाएगी, माइनस, ठीक है? 90% माइनस हो जाएगी और 10% ही आगे ट्रांसफर की जाएगी, ठीक है? किसको? फॉर हर्बीवोर, ठीक है? आगे ट्रांसफर हुई केवल 10%। इसी को तो क्या कहेंगे हम? अब क्या होगा कि ये जो एंट्रोपी वेस्ट हुई है, इसको लेने के लिए, ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनिज्म बार-बार क्या करेंगे? न्यूट्रिशन को लेंगे। फॉर ओवरकम दिस लॉस, ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू ईट,
कंटिन्यू 8। तो बेटा आज हमने एनर्जी फ्लो देखा, ठीक है? तो एनर्जी फ्लो किसके अंदर होता है? फूड चेन के अंदर होता है। इन चीज़ों को हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही है। तो आज के लिए आपका धन्यवाद और थैंक यू।